वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इतिहास देखने वाले हैं, उसके बाद जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इनमें से किसी को एक को दिया जाएगा, दूसरा कैसे निकाला जाएगा, और लास्ट में समझेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ पर कौन करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश के नागरिकों की कुल आय राष्ट्रीय आय होती है। ये सामान्यतया इसको कैलकुलेट किया जाता है। जो देश के जो नागरिक हैं उनकी जो आय है वही राष्ट्रीय आय होती है। अब इसका इतिहास समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना दादा भाई नेहरू ने किया था। इनकी एक बुक है जो कि बहुत फेमस है हिस्ट्री में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बताया कि भारत की सर्वप्रथम गणना इन्होंने किया और बताया भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आकलन 1931-32 में प्रोफेसर VKR राव ने किया था। नेक्स्ट है 1949 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस को बनाया गया और इसके सदस्य थे R गाडगिल और VKR राव। यहाँ पर इसके सदस्य थे, 3 सदस्य थे। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। PC महालनोबिस का उसी दिन हैप्पी बर्थडे होता है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और दूसरा पंचवर्षीय योजना भी PC महालनोबिस ने दिया था। इन्हीं के मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये बेस्ड थी। अब हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है। यहाँ पर 3 विधियाँ हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहली है आय और व्यय विधि, दूसरी है व्यय विधि, तीसरी है उत्पादन विधि, जिसको हम लोग समझने वाले हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर विधि है, जिसमें कि मूल्यवर्धन विधि भी इसको कहा जाता है, वैल्यू एडिशन मेथड इसको कहते हैं। इसी से हमारे वहाँ जीडीपी निकाली जाती है। अब देख लेते हैं जीडीपी क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। एक वित्तीय वर्ष भारत में कितने टाइम का होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा यानी कि डोमेस्टिक, देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ये इसकी डिफिनीशन है। अब आगे इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे यहाँ पर अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहला रहा है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। गेहूं है 1 केजी 30 रुपये का। आटा जो है ये जब बन गया तो 1 केजी 50 रुपये का हो गया। उसके बाद जब ये आटा ब्रेड में बना तो 1 केजी 100 रुपये का हो गया और ये उपभोक्ता के पास पहुँच गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि गेहूँ से आटा जब बना तो 20 रुपये बढ़े, आटा से ब्रेड बना तो 50 रुपये बढ़े। तो यहाँ पर जीडीपी अगर मान लो आपसे बोला जाए कि इसको कैलकुलेट करो कि इसकी जीडीपी कितनी है, तो जैसे यहाँ पर देखो 30, 50 और 100, 180 टोटल हो रहा है। तो ये जीडीपी नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन है, पहले आप देख पा रहे होंगे कि 30, 20 और 50 यहाँ पर जो रुपए बढ़े हुए हैं यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका जीडीपी 100 रुपये। पहले गेहूं का यहाँ पर 30 रुपये था, बाद में 20 रुपये बढ़े और 50 रुपये बढ़े, तो ये क्या हो गई? जीडीपी हो जाएगी। इसकी वैल्यू एडिशन जितना होगा वही जीडीपी होती है। यानी कि अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अंतिम मूल्य इसका कितना है? ब्रेड का 100 रुपये, तो ये हो गई जीडीपी। आगे देखते हैं। गेहूं और आटा जो हैं ये मध्यवर्ती वस्तुएं थीं, इनकी गणना इसमें नहीं की जाती है जीडीपी में। ब्रेड क्या है? अंतिम वस्तु है, इसकी गणना की जाएगी। अब एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि गन्ना है 1 केजी 50 रुपये का, चीनी जब बन जाता है तो ये 1 केजी 100 रुपये की हो जाती है। तो यहाँ पर जीडीपी क्या होगी? तो जीडीपी जो है ये 100 रुपये हो जाएगी, क्योंकि चीनी जब बन गया तो यही अंतिम मूल्य है और
गन्ने में वैल्यू एडिशन 50 रुपये का हुआ, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे 50 रुपये पहले और 50 रुपये बाद में, तो ये टोटल कर लो या फिर अंतिम मूल्य जो है उसका वही जीडीपी होता है। अंतिम वस्तु यहाँ पर क्या है, चीनी है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, गन्ना यहाँ पर इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब जीडीपी के कितने प्रकार होते हैं इसको देखते हैं। तो जीडीपी यहाँ पर दो प्रकार की है, नॉमिनल जीडीपी यानी कि नाम मात्र, दूसरा है रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक। जो नाम मात्र जीडीपी है ये वर्तमान कीमत पर निकाली जाती है और इसमें महंगाई भी शामिल होती है। रियल जीडीपी वास्तविक है और ये आधार वर्ष पर निकाली जाती है यानी कि बेस ईयर पर निकाली जाती है। भारत में जो जीडीपी निकालने का बेस ईयर है वो है 2011 और 12, इसके आधार पर हमारी जीडीपी निकाली जाती है और इसमें महंगाई शामिल नहीं होती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी पेपर में आ जाता है कि जीडीपी भारत की बहुत बढ़ गई, तो यहाँ पर महंगाई भी उसमें शामिल होती है। ये वास्तविक नहीं होती है, वास्तविक ये वाली होती है जिसमें महंगाई शामिल नहीं होती है, बेस ईयर पे जो निकाली जाती है वो अच्छी होती है। आगे पॉइंट है जीडीपी डिफ्लेटर। तो यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ी है तय करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर इसको निकालते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन भी जीडीपी यहाँ पर एसएससी के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर बहुत पूछता है कि जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या है, तो ये है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक समोसा है 10 रुपये का और ये क्या है रियल जीडीपी, 2 दिन बाद वही समोसा हो जाता है 20 रुपये का, तो ये हो जाता है नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा, वृद्धि कितनी हुई है, अब दुख देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10 से 20 हो गया है और इंटू 100, तो ये 200% की वृद्धि हुई, यही है जीडीपी डिफ्लेटर। कितने प्रतिशत की यहाँ पर बढ़ा है यहाँ पर महंगाई, यही होता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब आगे देखते हैं जीडीपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको फार्मूले बताऊँगा, उससे आप लोग समझ जाएंगे कैसे, अगर मान लो नेट दिया हुआ है, कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि ग्रॉस से नेट कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे निकालेंगे, एनएनपी से जीएनपी कैसे निकालेंगे, तो ये सब अब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी, इसमें 3 टर्म हैं, जी, डी और पी। तीसरा टर्म क्या है, यहाँ पर पी है, यानी कि प्रोडक्ट जो है ये कॉमन रहता है सब में। अब देखो यहाँ पर ग्रॉस दिया हुआ है यानी कि जी दिया हुआ है और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है नेट। ग्रॉस का मतलब सकल और शुद्ध यानी कि निवल और शुद्ध यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पर डिप्रिसिएशन यानी कि घिसावट को माइनस करते हैं। ग्रॉस से नेट निकालने के लिए घिसावट को माइनस किया जाता है यानी कि डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब यहाँ पर इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, अगर पहला वर्ड जी है तो हम घिसावट को यहाँ पर माइनस करना होता है। अगर पहला वर्ड जी है और नेट पूछ रहा है तो हम घिसावट को माइनस कर देंगे। अगर इसका उल्टा हो जाए, नेट से यहाँ पर ग्रॉस पूछे तो हम घिसावट को ऐड कर देंगे यानी कि डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। दूसरा पॉइंट है डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। निकालने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पर दूसरा वर्ड क्या है, डी है, तो हम यहाँ पर NIFA को ऐड करेंगे। अभी आपको बताते हैं NIFA क्या है। तो यहाँ पर NIFA है नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अगर हमें डोमेस्टिक निकालना है नेशनल से, नेशनल से यहाँ पर डोमेस्टिक से नेशनल अगर निकालना है तो हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को ऐड कर देंगे। आप लोग इसको समझ लें, अगर यही इसका उल्टा हो जाए, नेशनल से डोमेस्टिक निकालना हो तो हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को माइनस कर देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे अब। और यहाँ पर ये पॉइंट जो बताया मैंने, सेकेंड अगर वर्ड यहाँ पर डोमेस्टिक है, यहाँ पर डी है, तो हम NIFA को ऐड करेंगे। आप लोग इसको ध्यान रखें, अभी आगे ये काम आने वाला है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या है। जैसे देखो जीडीपी दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है NDP, जीडीपी से NDP पूछा जा रहा है, तो क्या करना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे। देखो पी क्या है, दोनों में कॉमन है तो इसको हटा देंगे, पी को हटा दिया, डी भी कॉमन है इसको भी हटा दिया, तो बचा क्या, जी बचा और एन बचा। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, जी से एन निकालने के लिए घिसावट यानी कि डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो आप लोग इसको अब समझ गए होंगे।
दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जीएनपी दिया हुआ है और जीडीपी निकालना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे मान लो जीएनपी दे दिया और जीडीपी आपसे पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर पी क्या है, दोनों में सेम, तो इसको हटा दिया, और यहाँ पर जी क्या है, ये भी सेम है, तो इसको भी हटा दिया। अब बचा हमारा एन और इधर बचा डी, नेशनल और डोमेस्टिक हमारा यहाँ पर बच रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो आपको पहले बता चुके हैं कि नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है तो हमें NIFA यानी कि विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को माइनस करना होगा, तो हमारा ये निकल आएगा। नेक्स्ट है GNP से NDP निकालना है। GNP से NDP निकालने के लिए क्या करना होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है। देखो P क्या है, दोनों में सेम, हटा दिया। आप लोग जानते होंगे कि G से N निकालने के लिए क्या कर रहे थे, घिसावट को माइनस कर रहे थे, ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेशनल से डोमेस्टिक निकालने के लिए क्या कर रहे थे, NIFA को माइनस कर रहे थे, तो ये हमारा निकल के आ गया। GNP से NDP निकालने के लिए घिसावट को माइनस करेंगे और NIFA यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को माइनस कर दिया, ये हमारा निकल के आ गया। अब हम देखते हैं कि NIFA को निकालना हो तो क्या करना होगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को अगर हम निकालेंगे तो मुझे क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो भारत से बाहर जैसे सऊदी अरबिया में लोग गए काम करने के लिए, तो ये विदेश से, जैसे विदेश से सऊदी अरबिया, यहाँ से कुछ पैसे लेके आए भारत में, यही क्या हो गया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। कैसे निकलेगी भी बताते हैं। यहाँ ये भारत में कुछ रुपए लेके आए, ठीक है, तो सऊदी अरबिया से भी कुछ लोग भारत में आते हैं, वो भी यहाँ पे काम करते हैं, तो वो लोग भारत से रुपए लेके कुछ गए। मान लो यहाँ पर भारत से जो लोग सऊदी अरबिया में गए थे, इन्होंने $1000 भेजा, और जो लोग सऊदी अरबिया से भारत आए थे, इन्होंने सऊदी अरबिया को $20 भेजे। तो अब हम समझ जाएंगे कैसे निकलेगा। विदेश से प्राप्त आय जो भारतीय लेके आए वो विदेश से प्राप्त आय हो गई, और विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय, जो सऊदी अरबिया के लोग भारत में आए वो भारत से जो रुपए लेके गए उसको माइनस कर देंगे जो हम लोग वहाँ से लेके आए थे उसमें से। विदेश से प्राप्त आय कितनी थी, $1000, और विदेशी जो लेकर गए $20, तो यहाँ पर $980 यहाँ पर क्या हो गया, हमारा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। ये हमारी शुद्ध आय है, NIFA हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, GDP से NNP निकालने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर P तो सेम है तो इसको हटा दिया पहले ही, और एक चीज़ पता है आपको, G से N निकालने के लिए घिसावट को माइनस कर देते हैं, और D से N निकालने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए NIFA यानी कि विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को प्लस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, डोमेस्टिक निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर देखो NNP क्या होता है, GDP में घिसावट को माइनस करते हैं और NIFA को ऐड करते हैं, वही हमारा होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर NNP हो जाता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि NNP कितने प्रकार का होता है और ये कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार का NNP होता है। पहला है सघन लागत, फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री की लागत पर यहाँ पर NNP निकालते हैं। दूसरा बाज़ार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस, MP पर यहाँ पर NNP निकाला जाता है, बाज़ार में इसको निकालते हैं। हमने आपको पहले बताया कि 2 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे, ग्रॉस से नेट निकालने के लिए हम डिप्रिसिएशन यानी कि घिसावट को माइनस कर रहे थे। दूसरा पॉइंट बताया था डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को ऐड कर रहे थे यानी कि NIFA को ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट प्राइस कैसे निकलता है। तो मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट शामिल होती है, फैक्ट्री की जो कॉस्ट होती है वो शामिल होती है। इसके अलावा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होता है। अब यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है। अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट पर सब्सिडी या फिर सहायता देती है तो उसको यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है, तब हमारा मार्केट प्राइस निकल के आ जाता है। एक एग्जाम्पल पहले आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर GDP से यहाँ पर GDP एट मार्केट प्राइस
से हमको NNP8 फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा। तो आप लोगों को पता है कि ग्रॉस से नेट निकालने के लिए हम लोग घिसावट को माइनस करते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए NIFA यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को ऐड करते हैं। अब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं इनको माइनस करना होगा, तो हमारा यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो GDP8 मार्केट प्राइस से NNP8 फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए घिसावट को माइनस कर रहे हैं, NIFA यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर माइनस कर लें आप लोग, NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर माइनस किया जाएगा। तो इससे हम लोग दो बातें समझते हैं, क्या, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालने के लिए NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा जाएगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस अगर निकालनी है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स को जो है उसको जोड़ते हैं, और मार्केट प्राइस से यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, माइनस कर देते हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय जो हमारी निकल के आई, ये क्या होती है, NNP8 फैक्टर कॉस्ट, यही हमारी क्या है, राष्ट्रीय आय है। इसमें नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यही हमारी आय होती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सघन लागत पर हमारा राष्ट्रीय आय है। देखो, राष्ट्रीय आय की गणना पहले CSO करता था, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना 1951 में नई दिल्ली में की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब जो है 2019 से CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इनको मिला दिया गया, और अब हमारा बना है NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बना है। अब हमारी गणना 2019 से राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि NSO करता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है MOSPI मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर ये NSO कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल यहाँ पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत NSO कार्य करता है। यही हमारी अब जनगणना मतलब गणना राष्ट्रीय आय की करता है। आप लोग इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इसको देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता है। तो पहला है मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो है, पहले आपको बताया था कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय है इसमें शामिल नहीं होता है। जो लास्ट वाली वस्तु होती है उसका मूल्य यहाँ पर शामिल होता है। ऋण पत्र यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होते हैं। विदेशों से प्राप्त उधार और उपहार भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते हैं। हस्तांतरण भुगतान यानी कि पेंशन वजीफा भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय समझ लेते हैं। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये सब नेशनल इनकम में शामिल होता है, और इसमें एक्सपोर्ट में से जो इंपोर्ट है इसको माइनस कर देते हैं, तब हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। आप लोग इसको ध्यान रखें। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करने के बाद हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट से NDP एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग को PDF यहाँ पर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपका कोई सुझाव भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।